कहानी शुरू करूं उससे पहले आपको ये तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये 2 वीडियो है, 2 पिक्चर है। इसमें सुलगते हुए कुछ नोट चल रहे हैं और खबरों की माने तो 3 से 4 बोरियों में ये सारे नोट थे और एक हादसा हुआ और ये नोट सुलग उठे और लगभग आग में सुहा हो गए। हालांकि एग्जैक्ट फिगर कोई नहीं बता रहा है, लेकिन इलाहाबाद बार एसोसिएशन की तरफ से दावा किया गया है कि जो सुलगे हुए नोट हैं या जले हुए नोट हैं, ये कुल करीब 15 करोड़ 15 करोड़। अब इसी के बाद से ये सुलगता हुआ नोट इस वक्त पूरे देश को सुलगा रहा है। वजह यह है कि सुलगते नोट कहीं और से नहीं बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज, एक जस्टिस जो सीनियरिटी में टॉप 2 में, मतलब चीफ जस्टिस जो दिल्ली हाई कोर्ट के हैं उनके बाद नंबर 2 पर जस्टिस यशवंत वर्मा, इनके घर से, सरकारी बंगले से ये सुलगते नोट बाहर निकले। एक जज के घर 15 करोड़ के आसपास, 15 करोड़ की गिनती शायद सही हो नहीं हो पता नहीं, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी तादाद में अगर नोट जल रहे हैं, सुलग रहे हैं, तो शक और सवाल दोनों पैदा होता है। और ख़ास तौर पर जुडिशरी की जो पूरी हमारी बनावट है उसमें कहा जाता है कि जज, जो भी एक जज है, उसका पूरा करियर, उसकी हर चीज़ बेदाग होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों का उन्हें ख्याल रखना पड़ता है, किस फंक्शन में जाना है, किस पार्टी में जाना है, नहीं जाना है, कितनी देर रहना है, पब्लिक प्लेस पे ड्रिंक करनी है जाकर, पार्टी में फंक्शन में नहीं करनी है, वहाँ कहाँ पे उठना है, कहाँ बैठना है, किन लोगों के साथ फ़ोटो खिंचानी है। माइनर से माइनर डिटेल और छोटी छोटी चीज़ें जजों और जस्टिस के साथ जुड़ी होती हैं, इसलिए किसी एक तस्वीर पर ही कोई उंगली ना उठा दे जज पर। और ये वो जज होते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, जिनके खिलाफ हमारे देश में सीधे FIR तक दर्ज नहीं हो सकती। इनकी FIR दर्ज कराने की भी एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन खैर उस पर आगे। पहले इन सुलगते नोट की सच्चाई और उसकी पूरी कहानी। बात 14 मार्च की है, होली का दिन था। पूरा देश होली मना चुका था लगभग, अब थका हुआ सोने जा रहा था। ठीक तभी 11:35 पर दिल्ली फायर डिपार्टमेंट को एक कॉल आता है। ये कॉल जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले से किया गया था और जिस मोबाइल नंबर से कॉल किया गया था वो दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड है, यानी हाई कोर्ट की तरफ से जारी वो नंबर है। ये कॉल किया था उनके PS ने, पर्सनल सेक्रेटरी ने। कॉल कर ये कहा गया कि 30 तुगलक रोड पर क्रिसेंट कोठी है, वहाँ पर एक आग लग गई है, तो फ़ौरन दमकल की गाड़ियों को भेजें। 11:35 पे कॉल था। मुश्किल से वहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ थी, वो वहाँ पहुँच जाती हैं। वहाँ जब पहुँचती हैं तो देखती हैं कि आग जज साहब के बंगले के उस हिस्से में नहीं है जहाँ पे उनका परिवार रहता है, उनकी फैमिली रहती है, बल्कि आग लगी है उस बंगले के बराबर उसी कंपाउंड में एक अलग जगह पर, एक स्टोर रूम जैसी कोई चीज़ है, वहाँ पे बहुत सारे सामान रखे थे, उसी में आग लगी है। खैर फायर ब्रिगेड की टीम पहुँचती है, 2 दमकल की गाड़ियाँ वहाँ पहुँचती हैं आग के हिसाब से, और थोड़ी देर के बाद वो आग पर काबू पा लेते हैं। बाकी सारी कवायद में कुल मिलाकर 1 घंटा 56 मिनट फायर ब्रिगेड की टीम उस जज साहब के बंगले में रहती है, 1 आवर and 56 मिनट। इसके बाद जब उन्हें यकीन हो जाता है कि अब आग और कोई चिंगारी बची नहीं, तो वहाँ से निकल जाते हैं, उसके बाद अपनी एक रिपोर्ट बनाते हैं और रिपोर्ट में लिखते हैं कि आग जज साहब के बंगले के एक स्टोर रूम में लगी थी और इस स्टोर रूम में फर्नीचर, बोतलें, क्रॉकरी, गद्दे, पुराने कालीन, पुराने स्पीकर, CPWD की कुछ मटेरियल, ये सारी चीज़ें, मतलब घर के जो बेकार की चीज़ें हो जाती हैं तो लोग स्टोर रूम में रखते हैं, तो ये सारी चीज़ें थी। इसमें कहीं पैसे का जिक्र नहीं था। फायर ब्रिगेड वाले ने कहीं ये नहीं अपनी रिपोर्ट में लिखा कि उन्होंने जले हुए नोट देखे। उन्होंने जो मेंशन किया सिर्फ वो ये थे कि पुराने फर्नीचर, बोतलें, क्रॉकरी, गद्दे, स्पीकर, CPWD की कुछ सामग्री और कालीन, बस यही सब कुछ था। और रिपोर्ट देकर उन्होंने इसको एक छोटा फायर बताया, कोई इंजरी नहीं, कोई कैजुअलिटी नहीं, और आने का टाइम और वापसी उन्होंने कहा 1 घंटा 56 मिनट में हम निकल गए थे। अच्छा, इस दौरान जब फायर ब्रिगेड को ये फ़ोन किया गया तब तक तुगलक रोड पुलिस स्टेशन को भी ये फ़ोन किया गया, क्योंकि ये प्रोटोकॉल है, एक जज साहब के बंगले में आग लगी। तो तुगलक रोड थाने पर, पुलिस स्टेशन पर
ये कॉल जाती है पीसीआर के थ्रू। तुगलक रोड पुलिस स्टेशन से फ़ौरन वहाँ के एसएचओ जो इंचार्ज हैं थाने के, वो उनके साथ एक सब इंस्पेक्टर, 2 हेड कांस्टेबल और 1 कांस्टेबल, 5 लोग अब इस बंगले पर पहुँच जाते हैं उसी रात। 5 वहाँ जाते हैं, देखते हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई हुई है, आग बुझाई जा चुकी है, सब कुछ हो चुका है। उसके बाद ये लोग चले जाते हैं रात को ही। अब इधर दूसरी कहानी ये थी कि खुद जस्टिस यशवंत वर्मा इस रात अपने घर पर नहीं थे। जिस रात होली थी वो भोपाल में थे, शायद किसी पारिवारिक फंक्शन में। उनके इस सरकारी बंगले पर सिर्फ उनकी बेटी और एक बुजुर्ग माँ थी, और यशवंत वर्मा अपनी वाइफ के साथ भोपाल गए हुए थे। अगली सुबह जब उन्हें खबर मिली, उसके बाद वो इंडिगो की फ्लाइट से भोपाल से दिल्ली पहुंचते हैं। इधर दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उपाध्याय साहब, वो भी होली मनाने के लिए लखनऊ गए हुए थे। यानी नंबर 1 और नंबर 2 मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, ये दोनों शहर में नहीं थे क्योंकि होली की छुट्टी थी, और होली मनाने के लिए सभी अपने फैमिली के पास जाते हैं। तो उपाध्याय साहब भी लखनऊ में थे और वर्मा साहब भोपाल में। अभी दोनों लौटते हैं। अब तक ये एकदम आम खबर है कि एक जज साहब के बंगले में आग लगी, वो भी स्टोर रूम में, कोई नुकसान नहीं, सब ठीक है। लेकिन तभी एक वीडियो आता है, और ये वीडियो जो पहला वीडियो था ये स्टोर रूम का था, और उस स्टोर रूम का ये वीडियो ये दिखाता है, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये उसी वक्त का है। इसको कोई शूट कर रहा है मोबाइल से ही, कि उस स्टोर रूम में जले हुए 500-500 के बहुत सारे नोट पड़े हुए और सुलग रहे हैं, उसमें से धुआं भी उठ रहा है। ये पहला वीडियो आया तो फिर हंगामा मचा कि जज के बंगले में ये इतने सारे नोट कहाँ से। अब जैसे ही ये चीज़ें आई, पुलिस तक खबर गई। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा, उन्होंने फ़ौरन 15 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर उपाध्याय को, शायद डी के उपाध्याय जी, उनको लखनऊ फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि आपके एक जज के घर में आग लगी और वहाँ से इस तरह से जले हुए नोटों के वीडियो आ रहे। अब मामला संगीन था भाई, किसी के घर में इतने नोट कहाँ से आ सकते हैं जो जल जाए, और वो भी इतनी बड़ी तादाद में। तो खैर वो पहुँचे, उन्होंने फ़ौरन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के थे उपाध्याय साहब, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को संजीव खन्ना जी को फ़ोन किया और कहा ऐसी ऐसी बात है। वो दिल्ली आए। दिल्ली आने के बाद सबसे पहले पुलिस कमिश्नर से वो बात करते हैं, पुलिस कमिश्नर उनसे मिलते हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से, और उनको वो वीडियो देते हैं जो शायद 59 सेकंड का है, और बताते हैं कि ये वीडियो है और ये बड़ा सीरियस है क्योंकि जज साहब के घर से ये नोट के जलने की तस्वीरें हैं। अब इधर इसी बीच ये होता है कि दिल्ली फायर ब्रिगेड के चीफ मिस्टर गर्ग वो एक स्टेटमेंट देते हैं। स्टेटमेंट ये देते हैं कि जब हमारी टीम वहाँ थी 1 घंटा 56 मिनट वहाँ रही, उसने आग बुझाया, सारे कबाड़ थे और कुछ था नहीं, हमें नोटों की कोई गड्डी दिखाई नहीं दी। अब ये एकदम कहानी अलग हो गई कि उधर वीडियो में नोट जल रहे हैं, इधर फायर ब्रिगेड के चीफ जो खुद मौके पर नहीं है वो बयान दे रहे हैं कि कोई नोट नहीं मिला। अब ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी जज साहब के बंगले के बाहर कुछ और जले हुए नोट मिले। ऐसा लगा जैसे किसी ने स्टोर रूम से नोटों को उठाकर बाहर फेंक दिया ताकि बचाव के लिए। अब उसकी भी तस्वीर आ गई। अब स्टोर रूम के अंदर नोट जल रहे हैं, बाहर नोट जल रहे हैं। अब सीधे सीधे ये है कि भैया इतने नोट शराफत से तो कमाए हुए नहीं है, और वो भी किसके घर से? दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस के घर से। अपने आप में मामला सीरियस। फ़ौरन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पुलिस कमिश्नर से रिपोर्ट ली, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से रिपोर्ट ली, और इसके बाद उन्होंने कहा इसकी इंक्वायरी होगी। उन्होंने सम्मन भेजा इधर। अब वर्मा जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से जाकर मिले, उन्होंने अपनी सफाई दी। तो पहले यशवंत वर्मा की सफाई सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। बाकायदा ये रिकॉर्ड पर है सब कुछ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उन्होंने अपनी पूरी जो सफाई दी, उस सफाई के हिसाब से उन्होंने कहा कि मेरे घर से नोटों की ये जली हुई जो तस्वीरें आ रही, मैं इसे देखकर खुद हैरान हूँ। मुझे वीडियो देखकर पता चला। हालांकि जब आग लगी तब मेरे पर्सनल सेक्रेटरी ने, न ही जो घर में काम करने वाले कर्मचारी हैं उन्होंने, किसी ने भी न नोट जले हुए देखे, न नोटों की कोई बोरियां देखी, क्योंकि आग जब लगी तब वो लोग मौजूद थे। और जब ये लोग स्टोर रूम में गए तो वहाँ कबाड़ तो जल रहा था, नोटों की गद्दियाँ कोई जलती हुई इन्होंने देखी नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे किसी कर्मचारी को जले हुए नोटों की गड्डियाँ दिखाई नहीं दी, फिर भी ये वीडियो आया। ये एक साजिश है, मतलब किसी ने जानबूझकर बाद में वहाँ जले हुए नोट रख दिए उनके स्टोर रूम में। ये उनकी अभी सफाई बता रहा हूँ। अब उन्होंने कहा कि
स्टोर रूम से एक भी चीज़ सामान को नहीं हटाया गया था, जो था जला वो वहीं था, वो सबूत वही है और अब भी वही है जस का तस। उन्होंने ये भी कहा। अब उन्होंने ये भी कहा कि जिस जगह पे आग लगी वो हमारा रेजिडेंशियल एरिया नहीं था, जहाँ पे हमारा बेडरूम या हमारी फैमिली, मैं खुद रहता हूँ इस कोठी के अंदर, वो अलग है और ये जिस स्टोर रूम में आग लगा ये इसका हिस्सा अलग है। उन्होंने कहा कि इस कमरे का इस्तेमाल कबाड़ रखने के लिए करते हैं और ख़ुद उनके रिपोर्ट में है कि इस स्टोर में जो यूज़ नहीं हो रहा था वो फर्नीचर रखे थे, कुछ बोतलें रखी थी, कुछ क्रॉकरी रखे थी, कुछ गद्दे रखे थे, कुछ कालीन पुराने रखे थे, कुछ पुराने स्पीकर रखे थे और CPWD के कुछ मटेरियल होते हैं वो रखे थे। और ये कमरा खुला हुआ है, स्टोर रूम। उन्होंने कहा इस पर कोई ताला नहीं होता, खुला हुआ था। और ये जो स्टोर रूम है ये मेन गेट, जो जज साहब के बंगले की एंट्री है, उस मेन गेट के बिल्कुल बराबर में है और इसी स्टोर रूम के बराबर में स्टाफ क्वार्टर है और इस स्टाफ क्वार्टर का पिछला दरवाज़ा इस स्टोर के पास खुलता है। तो यानी इसके अंदर कोई भी दाखिल हो सकता है। ये जज साहब की जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मेन एंट्रेंस गेट के पास ये स्टोर और स्टाफ क्वार्टर के पिछले दरवाजे के पास ये स्टोर और स्टोर के दरवाजे पे कभी कोई ताला नहीं। तो यहाँ कबाड़ है इसलिए ताला लगाने की ज़रूरत नहीं और हम लोग अलग हैं। तो उनका ये कहना था, दलील दी कि क्या कोई भी व्यक्ति इतने सारे पैसे यूं खुले एक स्टोर रूम में रखेगा, छुपाएगा? अगर रखना होगा तो घर के अंदर कहीं छुपाएगा। तो ये अजीब सी बात है कि उस स्टोर में इतने पैसे कहाँ हैं। उन्होंने कहा ये मुझे एक फंसाने की साजिश है और ये साजिश इसलिए है क्योंकि उनके हिसाब से जिस जगह पर यह स्टोर है मेन गेट के पास, वहाँ से कोई भी आसानी से उस स्टोर रूम में दाखिल हो सकता है, वहाँ कुछ भी रख सकता है। अब उन्होंने कहा मुझे पहले भी इस तरीके से सोशल मीडिया और उस पर बदनाम करने की कोशिश की गई। उन्होंने एक पुराने केस का हवाला दिया जब वो एक शुगर मिल में किसी ओहदे पर थे और उस शुगर मिल ने जो ओनर थे, बाकी लोग थे, उन्होंने धोखाधड़ी से कुछ लोन लिया था, उस लोन में गड़बड़ी थी, फ्रॉड किया था। तब CBI ने इस मामले की जांच की थी और CBI ने कुल 11, 12 या 13 आरोपियों के इसमें नाम लिखे। 10वें नंबर पर यशवंत वर्मा का नाम था। इनकी गिरफ्तारी के लिए CBI ने इजाज़त मांगी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। अब जस्टिस यशवंत वर्मा ने यह सफाई दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भेज दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि मामला संगीन है तो पहले इंक्वायरी होगी। आनन फानन में उसी दिन ये तय हुआ कि जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया जाए, ट्रांसफ़र कर दिया जाए और मामले की जांच होगी। उसके बाद जो भी सच आएगा उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल ये था कि जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट क्यों भेजने की बात हुई। तो उसकी वजह है इलाहाबाद से उनका कनेक्शन। जस्टिस वर्मा इलाहाबाद में ही पैदा हुए। इन्होंने MP के रीवा यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की डिग्री ली। 1992 में वकील बने और ज़्यादातर इन्होंने प्रैक्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही की। 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के ये स्पेशल सलाहकार बने। फिर 2012-13 में वो यूपी गवर्नमेंट है उसके एक स्पेशल सलाहकार के तौर पर उन्होंने काम किया जो कानूनी मशवरा देता था। दिन अक्टूबर 2014 में उन्हें हाई कोर्ट का एडिशनल जज बनाया गया और फरवरी 2016 में उन्हें परमानेंट जज बना दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट का। इसके बाद 11 अक्टूबर 2021 को उनका ट्रांसफ़र किया गया दिल्ली हाई कोर्ट में और तब से वो यानी पिछले 4 साल से दिल्ली हाई कोर्ट में जज हैं और इस वक्त सीनियरिटी में वो नंबर 2 पर हैं। तो चूंकि उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट भेजा गया था, इसीलिए अब जब ये इल्ज़ाम लगा, और एक जज पर इल्ज़ाम का मतलब है जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता तब तक जांच होगी और उनको हटाया जाएगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और कॉलेजियम सिस्टम ने ये तय किया कि उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दें। लेकिन यहाँ मामला उल्टा पड़ गया। इलाहाबाद बार काउंसिल ने बाकायदा विरोध किया और उसने कहा कि हमारा हाई कोर्ट डस्टबिन नहीं है, कचरे का डब्बा नहीं है कि यहाँ ऐसे जिसके ऊपर दाग या उंगलियाँ उठ रही हैं भी, आप उन्हें हमारे यहाँ भेज दीजिए। अब उसको लेके वो हड़ताल पर चले गए और उन्होंने कहा कि जो उनकी इन्फॉर्मेशन है वो ये कि जज साहब के बंगले में करीब 15 करोड़ रुपए के नोट जले। अब ये 15 करोड़ कहाँ से आए? जज साहब की पूरी दलील एक तरफ थी। अब सवाल ये था कि क्या एक दिल्ली हाई कोर्ट के जज, वो भी सीनियर जज नंबर 2 पोजीशन पे जो है, उनके बंगले में घुसकर इतनी बड़ी रकम, इतने सारे पैसे उनकी बिना जानकारी के रख सकता है? हमारे आपके घर में घुसकर कोई इस तरह से पैसे रख सकता है? ये तो फिर वैसी बात हो गई कि कोई अगर पैसे रख सकता है तो उस पैसे की जगह बॉम्ब भी रख सकता है। और हाई कोर्ट के जो बंगले हैं दिल्ली में जितने भी, मैं कई ऐसे बंगले में गया हूँ क्योंकि कई जजेस के घर गया हूँ, वहाँ पूरी सिक्योरिटी होती है, रजिस्टर होता है,
कौन कौन आपसे मिलने आ रहा है, इवन आपका रिलेटिव भी आता है, उसका पूरा हुलिया उस रजिस्टर पे मेंटेन किया जाता है, इसीलिए कि ताकि पारदर्शिता बना रहे कि जज के घर कौन आता है, कैसे लोग मिलने आते हैं। तो कल को अगर कुछ केस या इस तरह की चीज़ें होती हैं तो क्लियर हो जाए। तो लास्ट 6 मंथ में कितने लोग आए, कैसे आए, इसकी हालांकि जांच हो रही है। और इससे हालांकि एक दूसरा फैक्ट ये भी है कि जो गलत लोग हैं या गलत तरीके से अगर कुछ लोग काम कर रहे हैं तो वो घर बुलाकर तो कम से कम रिश्वत नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी कौन कैसे लोग आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या जज साहब के बंगले में घुसकर कोई बाहरी आदमी नोट रख सकता है? इम्पॉसिबल। अब उनका कहना है कि मुझे फंसाने की कोशिश की गई है, वो अलग चीज़ है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जज साहब के इस पूरे मामले की जांच के लिए 3 जजों की एक कमेटी बनाई और कहा कि ये 3 जज अपनी रिपोर्ट दें कि सच्चाई क्या है। और ये तीनों जज जो हैं ये भी हाई कोर्ट के हैं। तो अब हाई कोर्ट के 3 जज ये बताएंगे कि मामले की सच्चाई क्या है, लेकिन वो सच्चाई तक कैसे पहुंचेंगे, कैसे काम करेंगे, कैसे इंक्वायरी करेंगे। और अगर सचमुच ये सारे पैसे जले हुए जस्टिस वर्मा के ही मिल पाए जाते हैं तो उन्हें क्या सज़ा होगी। जिन 3 जजों को जस्टिस वर्मा के घर से मिले इस जले हुए नोट की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनमें से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस GS संधावालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट की जज जस्टिस अनु शिवरासन, ये 3 लोग हैं। अब ये फैसला कैसे लिया, और दूसरा ये कि जब तक ये जांच पूरी नहीं होगी जस्टिस वर्मा को कोई भी अदालती काम करने से उन पर रोक लगा दी गई है। मतलब वो किसी भी खंड जो पीठ है या किसी भी केस के फैसले में अब वो जज के तौर पर, जस्टिस के तौर पर कोर्ट में नहीं बैठेंगे जब तक फैसला नहीं आ जाता है। अब जस्टिस वर्मा के खिलाफ ये सब कुछ क्यों, ये कमेटी और किस अधिकार से? तो आपने एक बार सुना होगा कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कोशिश करके अपनी एक बॉडी बनाई, कॉलेजियम सिस्टम। ये इसलिए होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी जज को अपॉइंट करना है, किसी के खिलाफ एक्शन लेना है, किसी को हाई कोर्ट से चीफ सुप्रीम कोर्ट में लाना है, सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट भेजना है, तो ये सारे काम कॉलेजियम सिस्टम के तहत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुवाई में 5 जजों की एक कमेटी करती है और वो तय करती है कि किसको कहाँ प्रमोट करना है, किसको किस कोर्ट में भेजना है, किसको डिमोट करना है। तो ये इन्हीं कॉलेजियम सिस्टम ने फैसला लिया कि जस्टिस वर्मा को फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजा जाएगा, जो इलाहाबाद बार काउंसिल इसके खिलाफ है। अब सवाल ये है कि अगर मान लीजिए ये जांच पूरी हो गई और दोषी पाए जाते हैं जस्टिस वर्मा, तो क्या होगा? और अगर यही नोट जले हुए एक आम आदमी के घर में या किसी नेता के घर से बरामद होता तो अब तक पुलिस FIR दर्ज करके और अपनी कवायद शुरू कर चुकी होती। लेकिन अभी तक जस्टिस वर्मा के घर से बरामद जले हुए नोटों के बारे में कोई FIR दर्ज नहीं की गई है, बल्कि सिर्फ पुलिस की ID वेडी तो सब पहुंच चुकी होती है। लेकिन यहाँ जस्टिस का मामला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पुलिस ने गलत किया, उसकी वजह है कानून, सिस्टम ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी भी जज के खिलाफ कोई पुलिस अपनी तरफ से कभी FIR दर्ज कर ही नहीं सकती, चाहे कितना ही संगीन मामला क्यों ना हो। संगीन का मतलब इवन मर्डर केस। उसके लिए पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से इजाज़त लेनी होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस जज से कह सकते हैं कि आपके ऊपर ये संगीन इल्ज़ाम है, आप रिज़ाइन कर दीजिए। अब मान लीजिए वो जज रिज़ाइन नहीं करता, जैसे जस्टिस वर्मा के आपके घर से 15 करोड़ या जितने भी हैं इसके जले हुए नोट मिले, आप इस्तीफ़ा दे दीजिए। और जस्टिस वर्मा कहते हैं नहीं, मैं तो बेकसूर हूँ, मैं नहीं दूंगा, तो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस वर्मा को हटा नहीं सकते। फिर वो ये करेंगे कि वो सरकार के पास जाएंगे और कहा जाएगा कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाया जाए। वो पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट की दोनों सदनों में, पहले लोकसभा में और फिर राज्यसभा में 2/3 बहुमत से उनके खिलाफ महाभियोग को पास करना होगा। और अगर दोनों सदनों में ये पास हो गया तो फिर उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेजा जाएगा। फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस पर मुहर लगाएंगे कि हाँ इस शख्स पर ये इल्ज़ाम है, इसलिए इसको हटा दिया जाए। तब कहीं जाकर जस्टिस वर्मा अगर दोषी पाए जाते हैं तब उन्हें हटाया जाएगा। हालांकि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि जो भी अभी सबूत है उसके हिसाब से काफ़ी है, आपको मैं दोषी मानता हूं, तो आप इस्तीफ़ा दे दीजिए। और अगर वर्मा साहब खुद से इस्तीफ़ा दे देंगे तो ये कहानी ख़त्म, फिर महाभियोग तक बात नहीं जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाना पड़ेगा, लोकसभा राज्यसभा जाना पड़ेगा, फिर प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी होगी और तब जाके ये कार्रवाई होगी। तो फिलहाल
जांच जारी है, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब बड़े बड़े जो कोर्ट में जजेस हैं उनके खिलाफ उंगलियां उठी। इसी दिल्ली हाई कोर्ट में एक और पुराना केस हुआ था, बड़ा चर्चित था। अब यहाँ पे इस सच्चाई को लेकर कि ये 15 करोड़ की जांच, दिल्ली पुलिस ने, कमिश्नर ने, जो 5 लोग तुगलक रोड थाने से पहली बार 14 मार्च की रात जज साहब के बंगले पर गए थे, उन सब के मोबाइल फ़ोन दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में जमा करने के लिए कहा है। उसकी वजह यह है कि क्या पता इनमें से किसी से कुछ बात हुई, कुछ मैसेज का आदान प्रदान हुआ जज साहब के बंगले से लेकर, अगर नोट थे तो नोटों का क्या करना है, जो भी जिस तरीके की, तो ये कि वो सारे मोबाइल दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में जमा कर दो, और उन्होंने जमा कर दिया। अब 14 मार्च की रात उन मोबाइल में क्या कुछ हुआ, इससे भी इस केस में खुलासा होगा। दिल्ली फायर ब्रिगेड के जो स्टाफ पहुंचे थे उनको भी कहा गया आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए, और इस बात की भी जांच की जा रही है कि दिल्ली फायर ब्रिगेड के चीफ ने ये स्टेटमेंट कैसे दिया कि उनके घर से कोई जले हुए नोट नहीं मिले, जबकि वीडियो और तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि 14 मार्च की रात जज साहब के बंगले के स्टोर रूम से ये तमाम नोट सुलगते हुए मिले थे। अब 15 करोड़ मान लीजिए एक फैक्ट कि वाकई स्टोर रूम से ही मिले। अब स्टोर रूम में कोई और बाहरी आदमी रखे, इसकी गुंजाइश कम है, वैसे होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये उसी घर और जस्टिस वर्मा से इसके तार जाकर जुड़ते हैं, तो फिर सवाल ये है कि ये पैसे कहाँ से आए। जिस कुर्सी पर वो है एक जज की, तो इसका मतलब किसी न किसी फैसले को इन्फ्लुएंस करने के लिए, किसी फैसले पर असर डालने के लिए, गलत फैसला सुनाने के लिए शायद ये पैसा दिया गया हो। अभी एक केस उनकी लिस्टेड थी कोर्ट में, जो सेल्स टैक्स और बाकी टैक्स को लेकर कुछ कंपनियों के खिलाफ थी। अब ये जो इनकम टैक्स, सेल टैक्स वाला मामला होता है, आपको पता है इसमें बड़ा खेल होता है। तो अभी उस जिस पीठ के सामने ये फैसला मुकदमा आने वाला था, उसमें एक जस्टिस वर्मा भी थे, लेकिन अब ये सारी चीज़ें उनसे भी छीन ली गई है। उन्हें अभी कोई भी कोर्ट का काम करने पर रोक लगा दी गई है। 3 जजों की बेंच इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। तफ्तीश करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट देगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और उसके बाद ये तय होगा कि जस्टिस वर्मा के क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा। लेकिन एक चीज़ जो पिछले कई दिनों से, यानी कि लास्ट 15-16 मार्च से चर्चा है, वो बड़ा गलत है जुडिशियल सिस्टम के लिए कि जब जज जैसे ओहदे पर बैठे लोगों के घर से इस तरह की चीज़ें बाहर निकलती हैं, ये करप्शन का पूरा एक शोला बाहर निकलता है, तो फिर लोगों का भरोसा और विश्वास भी टूटता है। हालांकि कहने वाले कहते हैं कि अपनी जुडिशियल सिस्टम में करप्शन बहुत है। तो देखिए इस केस का अंजाम क्या होता है, जो भी अंजाम होगा आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस कहानी में आज इतना ही।